हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविक्स क्लास। आज हम अपनी सिविक्स क्लास में जिस मेथड पर बात करने वाले हैं वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मस्तिष्क मंथन विधि। मस्तिष्क मंथन विधि, और हिंदी में इसको कई और नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कि मस्तिष्क विप्लव विधि। विप्लव विधि, ठीक है। और कहा जाता है मस्तिष्क उद्वेलन विधि, ठीक है। ये मंथन, विप्लव, उद्वेलन, ये सभी ना समुद्र से रिलेटेड शब्द हैं, संबंधित शब्द हैं। तो समुद्र में क्या आती है, हलचल होती है ना, लहरें आती हैं, तो इस तरह से तूफान आता है, हलचल होती है। तो बस अभी जो समुद्र में हलचल होती है, जो तूफान आता है ना, उसको कहाँ लेके आना है, ब्रेन में लेकर के आना है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें बालक को कोई टॉपिक दे दिया जाता है और उस टॉपिक या उस समस्या से संबंधित बालक चिंतन करता है। उसके दिमाग में एक व्यू रचना उत्पन्न की जाती है, या फिर उसमें हलचल, या जिसे हम कहते हैं तूफान लाया जाता है, विचारों का तूफान आता है बच्चे के दिमाग में, ब्रेन में। इसी को ही कहते हैं कौन सी विधि, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड या मस्तिष्क मंथन विधि। अब देखिए, मस्तिष्क मंथन विधि आज की अगर आधुनिक युग की बात करें, आधुनिक विधियों की बात करें, तो उसमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस विधि के बारे में सबसे पहले बात करने वाले, या इस विधि का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे, तो उनका नाम है एलेक्स आसबर्न। एलेक्स आसबर्न। एलेक्स आसबर्न ने सबसे पहले इस मेथड के बारे में कहा, इसको प्रयोग में लिया, ठीक है। इसका यूज सबसे पहले करने वाले थे एलेक्स आसबर्न। और ये जो विधि है, इसमें क्या होता है, क्योंकि ये आधुनिक विधियों के अंतर्गत आती हैं, यानी जब हम नवाचार की बात करते हैं तो नवाचार यानी कि आधुनिक विधियों में ये विधि प्रमुख रूप से आती है। तो इस विधि में क्या किया जाता है, बच्चे को जो टॉपिक दिया जाता है, बच्चा उस पर गहराई से विचार विमर्श करता है, इस पर चिंतन करता है, मनन करता है, और उसके बाद कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है। अब इस विधि को किस तरह से प्रयोग में लिया जाता है, तो आप देखिए, शिक्षक क्या करेगा, बालक को एक समस्या देगा और उसके लिए उसे ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण क्रिएट करना होगा जिससे कि बालकों के मन में क्या हो, हलचल हो, तूफान आ जाए, विचारों का तूफान, और फिर बालक उस तूफान में से उस समस्या का समाधान निकाल करके आए। तो ऐसी विधि है मस्तिष्क मंथन विधि, जिसके लिए बहुत ही तैयारी भी की जाती है। इस विधि को अपनाते समय, इसको जब अप्लाई करना है, तो उसके लिए प्रॉपर एक सोपान है। जिस तरह से हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में देखा था कि वहाँ पे बहुत सारे सोपानों को हम लेकर के चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, तो इसमें भी स्टेप बाय स्टेप काम होने वाला है, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में। अब ये एक व्यू रचना होती है। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से सीखता है या व्यक्तिगत रूप से चिंतन करता है, तो इससे क्या होता है, उसके विचार केवल उस तक ही सीमित रहते हैं, क्योंकि इस मेथड में विचार विमर्श को भी स्थान दिया जाता है। डिस्कशन मेथड जो है ना, वो भी इसके अंतर्गत, इस मेथड के अंतर्गत उसका भी प्रयोग किया जाता है, डिस्कशन मेथड, जिसको हम कहते हैं विचार विमर्श विधि। तो विचार विमर्श विधि भी इसके अंतर्गत यूज की जाती है, इसमें प्रयोग में ली जाती है, ठीक है। स्टेप में अभी आप आगे आपको और भी अच्छे से पता चल जाएगा जब सोपान पढ़ेंगे, चरण पढ़ेंगे। तो मस्तिष्क मंथन विधि में बालक को टॉपिक दे करके व्यक्तिगत रूप से नहीं, सामूहिक रूप से सोचने के लिए, विचारने के लिए उसे जो टॉपिक दिया जाता है, वैसा माहौल, वैसी परिस्थिति पैदा की जाती है, जिससे बालक क्या करेगा, उस टॉपिक पे, उस समस्या पे अपना ध्यान केंद्रित करके जो उसके मन में उससे संबंधित, उसके समाधान से संबंधित जो भी विचार आएंगे, जो तूफान आएगा, उससे वो क्या करेगा, उन तूफानों से निकल करके समाधान ढूंढेगा समस्या का। तो ऐसा करने में
हम क्या कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं? तो मस्तिष्क मंथन विधि का, क्योंकि मैंने पहले ही बताया मंथन है, विप्लव है, तूफान है, हलचल है, उद्वेलन है, ये सब शब्द किससे संबंधित है? समुद्र से। समुद्र में लहरें आती हैं, तूफान आता है, हलचल होती है, तो वही हलचल, वही लहरें, वही तूफान हमें बालक के मस्तिष्क में लेकर के आना है। यानी ये हमारा जो माइंड है, जो दिमाग है, वो क्या है? समुद्र है, ठीक है। और इसमें जो विचारों की लहरें हैं, वहां तो जल की लहरें होती हैं, है ना। और इसके अलावा जो तूफान आता है वो जल से रिलेटेड होता है, लेकिन हमारे यहाँ विचारों का तूफान आएगा, हमारे यहाँ विचारों की हलचल या विचारों की लहरें दौड़ेंगी। और इसके लिए क्या जरूरी? हम चिंतन करें, मनन करें। इसका मतलब हमारे पास कोई ना कोई समस्या होनी चाहिए ना, तभी चिंतन मनन हो पाएगा। तो इस तरह से ये विधि कहलाती है मस्तिष्क मंथन या मस्तिष्क विप्लव या मस्तिष्क उद्वेलन, या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। तो चलिए अब हम इसके सोपानों की ही बात करते हैं। सबसे पहले सोपान या चरण या स्टेप्स, ठीक है। तो पहला सोपान क्या है? कक्षा की तैयारी, जिसमें हमने क्या करना है? योजना निर्माण। कक्षा की तैयारी, योजना निर्माण। अब योजना निर्माण करना है तो इसका मतलब प्लान करने की बात हो रही है कि इस विधि को अपनाएंगे तो एक हमारी रूपरेखा होनी चाहिए कि पहले क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे। देखिए, बिना प्लानिंग के कोई भी काम सफल नहीं होता, हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे भी क्या किया जाएगा? इस मेथड को यूज करने के लिए हमें कुछ सोपानों या स्टेप्स को ध्यान में रख करके चलना होगा, जिसमें हमारा जो पहला स्टेप होगा वो है कक्षा की तैयारी। यानी कक्षा की तैयारी मतलब ऐसा नहीं है कि कक्षा को सजाने की बात हो रही है। कक्षा का मतलब क्या होता है? कक्षा का अपना अस्तित्व है क्या? नहीं। कक्षा का अस्तित्व है जब वहां पे विद्यार्थी अधिगम करे, तभी ना। तो इसका मतलब कक्षा की तैयारी का मतलब ऐसी प्लानिंग बनानी है, यानी बच्चों को तैयार करना है, ठीक है। बात समझ में अब आ गई होगी। तो कक्षा की तैयारी का मतलब हमने जो कक्षा के बालक हैं उनको तैयार करना है, किसके लिए? इस मेथड के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि योजना बनाएंगे कि किस स्थान पर और कब इसको आयोजित किया जाएगा। तैयारी में एक चीज तो ये आ जाएगी जिसमें हम योजना बना रहे हैं। योजना बनाना, प्लान करना क्या होता है कि कौन सा काम कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, इस तरह से ये सब निर्धारण करना योजना बनाना होता है। तो यहाँ पे इस मेथड में भी क्या करेंगे? हम योजना का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कक्षा के बालकों को सबसे पहले तो समस्या से अवगत कराना होगा कि हम इस मेथड का यूज करते हुए किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, या फिर उनको ये पता होना जरूरी है कि आखिर उनको पढ़ के किसके बारे में आना है, ठीक है। जानकारी किसके बारे में होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? टॉपिक के बारे में बच्चों को बताएंगे। इसके बाद क्या करेंगे? इसके अलावा हमें 5-5 या 7-7 का ग्रुप बना के बच्चों के ग्रुप्स भी बनाने होंगे, छोटे छोटे से ग्रुप बनाने होंगे। फिर बच्चों ने जो तैयारी करके आनी है, यानी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड मैथ कहाँ पे उनको मिलने वाला है, जो भी रिलेटेड मटेरियल है वो कहाँ पे अवेलेबल होगा, ये भी एक शिक्षक को बताना होगा। फिर बैठने की व्यवस्था जो करनी होगी, जरूरी है ना, पहले से ऑलरेडी करके रखना होगा। तो ये प्लान वगैरह जो भी वो सारा का सारा बनेगा, वो सारा का सारा उनको यहाँ पे बनाना होगा कक्षा की तैयारी के अंतर्गत, यानी कि योजना निर्माण के अंतर्गत। इसके अलावा इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एक अध्यक्ष भी बनाया जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया है? कक्षा के बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड किया है हमने। तो कक्षा के बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करने के साथ साथ प्रत्येक ग्रुप से एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो कि रिपोर्ट तैयार करने का काम करेगा, ठीक है। और रिपोर्ट भी अच्छे से तैयार करनी है, तो ऐसे बच्चे को आप ढूंढेंगे जो कि इस काम में सक्षम होगा।
तो आपने इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए एक क्या करनी है, एक बच्चे को अध्यक्ष बना दिया है, समूह बना दिए हैं, ग्रुप्स बना दिए हैं, टॉपिक डिसाइड हो चुका है, बच्चों को इसके बारे में पता हो चुका है इस स्टेप के अंतर्गत। इसके अलावा तैयारी के अंतर्गत बैठने वगैरह की जो व्यवस्था है वो हो चुकी है। इसके अलावा एक अध्यक्ष, वैसे ऑल सबके लिए एक अध्यक्ष बनाया जाएगा जो इस मेथड का अध्यक्ष होगा, ठीक है, या जो पूरे के पूरे प्रोग्राम का अध्यक्ष होगा वो भी डिसाइड कर लिया जाएगा। टीचर खुद भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से इस स्टेप के अंदर आपको ये काम करना होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर, मंथन सत्र का क्रियान्वयन। ठीक है, मंथन सत्र का क्रियान्वयन यानी जो ऊपर प्लानिंग्स बनी है, जो यहाँ पे प्लान बनाया गया है, जो तैयारी की गई है, उसको यहाँ पे व्यवहार में लेकर के आएंगे आप। अब व्यवहार में मतलब जो जो तैयारियां की गई थी, जिस काम के लिए की गई थी, वो काम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हमें क्या क्या करना है हमें पता है, ठीक है, हमने प्लान बना चुके हैं ना कि ये काम करना है, ये काम करना है। इस दौरान क्या होगा, जो शिक्षक है उसको ये ध्यान देना है कि जैसा प्लान बनाया गया है काम बिल्कुल वैसा ही आगे बढ़ता रहे, और इसके साथ ही उसको कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। अब कक्षा में सभी तरह के बालक जो हैं वो होते हैं। कुछ बालक जो होते हैं उनकी अभिव्यक्ति क्षमता बहुत अच्छी होती है, और कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बहुत ही शर्मीले स्वभाव के होते हैं। तो यहाँ पे शिक्षक को उनको भी प्रेरित करना है कि जब उनकी टर्न आएगी तब उनको अच्छे से प्रभावी रूप से अपनी बात रखना आना चाहिए, उनको भावात्मक रूप से तैयार करना है। कई बार क्या बच्चे तैयारी तो बहुत अच्छी करके आते हैं, लेकिन जब उनके बोलने की बारी आती है सामने आकर के तो वो बहुत ही शर्मा जाते हैं या भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एक शिक्षक की है जो कक्षा में ये विधि प्रयोग में ले रहा है, उसकी है कि वो बच्चों को भावनात्मक रूप से तैयार रखे इस विधि के प्रयोग के लिए, या फिर इस सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार रखे। और इसके अलावा क्या चीजें हो सकती है, कई बार क्या होता है कि बच्चे जो हैं उनको इतनी ज्यादा समझ नहीं होती है, तो वो किसी एक बात पर ही अटक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते, उसको ही खींचते रहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि जो टाइम हमने डिसाइड किया है उस टाइम में ये विधि या फिर जो भी हमारा कार्यक्रम है वो कंप्लीट हो जाए। तो ऐसा ध्यान रख के तब रखा जाएगा, या फिर इसके लिए शिक्षक को क्या करना होगा, उसको करना होगा यह कि वो ये ध्यान दे कि कहीं पे भी बीच में बात लंबी ना खींची जा रही हो, बल्कि स्टेप बाय स्टेप ही कार्यक्रम चलता जाए। इसके अलावा क्या हो सकता है कि कई बार होता है कि दूसरा ग्रुप आलोचना करने लग जाता है या बीच में कोई दखल अंदाजी करने लग जाता है। एक ग्रुप अपना विचार विमर्श चल रहा होता है जो, तो एक ग्रुप अपनी जो बात रखता है तो दूसरा जना उसकी आलोचना करने लगता है कि नहीं नहीं आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं होता, हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। अब इसमें क्या चल क्या रहा है, यानी कि आपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं तो सारे ग्रुप बैठे हैं, सब ग्रुप में आपने एक अध्यक्ष बना रखा है, वो अध्यक्ष पूरी की पूरी बातों को लिखता जा रहा है, नोट डाउन करता जा रहा है, ठीक है। तो आपने एक चीज और देखनी है कि जो आपने अध्यक्ष बनाया है ना वो सारी की सारी चीजों को नोट डाउन भी करता रहे। तो इस तरह से इसके अंदर पूरे की पूरी जिम्मेदारी या ये अच्छे से संपन्न हो सके, सत्र का अच्छे से क्रियान्वयन हो सके, ये किसकी जिम्मेदारी होगी, ये किसका उत्तरदायित्व होगा, तो शिक्षक का उत्तरदायित्व है यहाँ पे। उसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है उसमें क्या किया जाता है, विचारों तथा दृष्टिकोणों की प्रस्तुति एवं निष्कर्ष, ठीक है, विचारों एवं दृष्टिकोणों की प्रस्तुति एवं निष्कर्ष। तो यहाँ पे इस पॉइंट के अंतर्गत क्या किया जाता है, देखिए सभी ग्रुप्स ने, चाहे ग्रुप्स कितने भी हैं, 5 से 7 स्टूडेंट का आपने ग्रुप बनाना है। तो अब देखिए जितने भी आपकी क्लास में बच्चे हैं उस आधार पर आपके ग्रुप बने होंगे। प्रत्येक ग्रुप में आपने एक अध्यक्ष बनाया है, सभी एक समस्या से रिलेटेड या एक टॉपिक से रिलेटेड सब बोल रहे हैं, अपनी अपनी बात को रख रहे हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने चिंतन मनन के आधार पर बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबकी रिपोर्ट अपनी अपनी होगी, अलग अलग होगी।
ये तो श्योर है ना, जितने ग्रुप होंगे उनकी रिपोर्ट भी अलग अलग होगी। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस बिंदु के अंतर्गत जो रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं प्रत्येक अध्यक्ष के द्वारा, ग्रुप चाहे 2 हैं, ग्रुप चाहे 4 हैं, चाहे 6 हैं, जितने भी ग्रुप हैं उनके द्वारा जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वो पढ़ करके सुनाई जाएगी। ठीक है, पढ़ करके सुनाई जाएगी। बात समझ गए होंगे आप कि यहाँ पे उसको पढ़ के पूरे जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारे सुन रहे हैं। अध्यक्ष अपने ग्रुप की जो भी फाइल तैयार हुई है, जो भी रिपोर्ट तैयार हुई है, उस रिपोर्ट को यहाँ पे सुना रहा है। ठीक है, तो सब पूरे के पूरे ग्रुप, सभी ग्रुप्स की जो भी फाइल है, जो भी रिपोर्ट्स है, उससे अवगत हो जाएंगे इस स्टेप के अंदर, थर्ड स्टेप के अंदर, जिसका नाम है विचारों तथा दृष्टिकोणों की प्रस्तुति एवं निष्कर्ष। अब विचार एवं दृष्टिकोण किसके, सभी ग्रुप्स के जो विचार और दृष्टिकोण है, किसके बारे में, समस्या के बारे में या टॉपिक के बारे में, जो भी उन सब ने, जो भी 5-7 बच्चे हैं ग्रुप के अंदर, उन सब ने जो भी चिंतन मनन करके जो भी उसके बारे में मैटर कलेक्ट किया है वो बताएंगे। और जिससे क्या होगा, बाकी ग्रुप्स जो उस ग्रुप के बारे में तो खुद के बारे में तो वो जानते ही हैं, लेकिन दूसरे ग्रुप्स की भी सोच क्या है, दृष्टिकोण क्या है, विचार क्या है, उससे भी वो अवगत हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस स्टेप में ये काम किया जाता है। अब सभी ग्रुप्स को सभी की रिपोर्ट्स के बारे में पता चल गया है। अब आगे फोर्थ स्टेप में क्या होगा, समग्र विचारों की प्रस्तुति एवं निष्कर्ष। अब देखिए, इस जो ये फोर्थ स्टेप है ना, इसके अंतर्गत क्या होने वाला है कि यहाँ पे जो समग्र विचार आए हैं, यानी यहाँ पे मान लीजिए आपके 5 ग्रुप बने थे, तो 5 ग्रुप ने अपनी अपनी जो फाइल थी, अपने अपने जो विचार थे, जो दृष्टिकोण थी, जो रिपोर्ट थी, वो सबको पढ़ करके सुना दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो चारों, मान लो 5 ग्रुप है, तो जो 5 ग्रुप्स की जो फाइल आई है, जो रिपोर्ट आई है, उस पे डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, समग्र का मतलब सारी। यहाँ पे तो क्या था, ग्रुप्स की बात हो रही थी, ग्रुप्स ने अपनी अपनी रिपोर्ट दिखाई थी, अध्यक्ष ने, प्रत्येक ग्रुप के अध्यक्ष ने अपनी अपनी बात रखी थी। लेकिन यहाँ पे, यहाँ से जब यहाँ पहुंचेंगे, तो यहाँ पे अब जो 4 फाइल्स या 5 फाइल्स जो भी हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उस पे बात होने वाली है, समग्र रूप से बात होने वाली है। ठीक है, टोटल की बात हो रही है यहाँ पे, तो टोटल की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, जो सभी लोग हैं, सभी लोग मतलब जितने भी ग्रुप हैं वो भी, और जो शिक्षक है वो, और अगर वो अध्यक्ष है तो ठीक है, अगर अध्यक्ष कोई और है तो वो भी शामिल होगा। इस तरह से सारे मिलकर के उस पर अपने विचार रख सकते हैं, आपस में विचार विमर्श करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। और फिर लास्ट में एक और रिपोर्ट, यहाँ पे भी एक रिपोर्ट तैयार होगी, फाइनल रिपोर्ट, जिसके अंदर चारों रिपोर्ट्स, 5 रिपोर्ट्स, जितने भी ग्रुप्स थे उनकी जो रिपोर्ट्स थी, उनका कंक्लूजन होगा इसमें। क्योंकि यहाँ पे समग्रता की बात हो रही है, यहाँ पे ग्रुपिंग की बात नहीं हो रही, ग्रुपिंग की बात तो यहाँ थी जब सभी ग्रुप्स ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स के से अवगत कराया था, अपनी अपनी रिपोर्ट्स के बारे में बताया था या पढ़ करके रिपोर्ट्स को सुनाया था। लेकिन यहाँ पे तो टोटल की बात हो रही है, क्योंकि जो अध्यक्ष होगा वो भी रिपोर्ट तैयार करेगा। कौन सा अध्यक्ष, ग्रुप का अध्यक्ष नहीं, जो कि इस विधि के प्रयोग करने में जो अध्यक्ष होना चाहिए, वो अध्यक्ष भी तो एक फाइल तैयार करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा, तो उसकी जो रिपोर्ट होगी वो यहाँ से होगी। ठीक है, तो सोचो, पहले हमने क्या किया, टुकड़ों में बांटा बच्चों को, फिर हमने टॉपिक सबको एक जैसा दिया था। अब सब बच्चों ने अपने अपने ग्रुप में अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए, एक तो लीडरशिप की भावना आई उनमें कि नहीं हमारा ग्रुप ही जीतना चाहिए, आगे आना चाहिए और ये सब कुछ, तो इसलिए उन्होंने खूब मेहनत की। एक ही समस्या पे आपने सबके दिमाग में तूफान ला दिया कि सभी सोच रहे हैं, सबके दिमाग में हलचल हो रही है कि भाई क्या करना है, इसका क्या समाधान हो सकता है, इसमें क्या काम कर सकते हैं, इसमें इससे रिलेटेड मटेरियल कहाँ से मिल सकता है, या फिर अच्छे तरीके से उसको दिखाना भी है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं बच्चों ने बहुत ही चिंतन मनन के साथ रिपोर्ट तैयार की होगी। ठीक है, जो
जो भी अभिव्यक्ति भी की है फिर उसकी, और जो बात भी अपनी फाइल में लिखी है वो भी, और उसके बाद उसी पर ही लास्ट में हमने टुकड़ों में जिस चीज को बांटा था अब उसको हमने क्या कर दिया, समग्र रूप में ला दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये विधि प्रयोग में ली जाती है। 4 स्टेप होते हैं इसके अंतर्गत। कक्षा की तैयारी कर लो, प्लानिंग कर लो पूरी तरह से कि कैसे आगे बढ़ोगे। ठीक है, अच्छे से तैयारी करके, और उसके बाद उस तैयारी पे क्या करो, उस प्लानिंग पे क्या करो, काम करो। अब हमने उस प्लान को व्यवहार में लेना है। ठीक है, सत्र का आयोजन करना है, तो सत्र के आयोजन में जो जो पॉइंट्स बनाए हैं वो पॉइंट्स को ध्यान में रख के सत्र का आयोजन कर लो। फिर उसके बाद सब अपनी अपनी फाइल को क्या करेंगे, अपनी अपनी फाइल, अपनी अपनी रिपोर्ट को पढ़ करके सुनाएंगे। यहाँ पे कौन सुनाएगा, बार बार कह रही हूँ, यहाँ पे जो अध्यक्ष, जो लीडर आपने प्रत्येक ग्रुप में बनाया है वो सुनाएगा। और यहाँ पे जो सबके विचार होंगे, यानी जो 5 ग्रुप हैं, 5 ग्रुप्स की जो रिपोर्ट्स होंगी, उन बातों पर यहाँ पे चर्चा होगी, आपस में विचार विमर्श होगा, सब मिलकर के विचार विमर्श करेंगे। और पूरे सत्र का जो आपने अध्यक्ष बनाया हुआ है वो अध्यक्ष यहाँ पे अपनी रिपोर्ट बताएगा। लास्ट में सुझाव भी दिए जाते हैं। ठीक है, सुझाव भी दिए जाते हैं कि ये कमियां रही, ये इसको और भी अच्छे से ये बनाया, अगली बार और भी अच्छे से ये फॉलो किया जा सकता है, या सुझाव दिए जाते हैं। ठीक है, अध्यक्ष के द्वारा सुझाव दिए जाते हैं। अब ये अध्यक्ष मैंने बता दिया, शिक्षक खुद भी हो सकता है, और इसके अलावा उसके द्वारा किसी और को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो इस तरह से ये हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है। जो किसने दिया, तो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला इसका प्रयोग करने वाले, इसके प्रवर्तक हैं एलेक्स आसबर्न। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, बच्चे के दिमाग में या विद्यार्थियों के दिमाग में तूफान लेकर के आते हैं, हलचल पैदा करते हैं, चिंतन मनन के लिए उसे अभिप्रेरित करते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं, तूफान आ जाता है विचारों का, लहरें उठती हैं विचारों की, और फिर उन लहरों को शांत किया जाता है। उन लहरों में से, उन तूफान में से निकल करके समस्या का समाधान करता है बच्चा खुद। तो कैसी विधि हुई है, छात्र केंद्रित विधि के अंतर्गत ये विधि आती है। ठीक है, तो आज की क्लास में ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड से रिलेटेड इतना ही। अभी ये मेथड कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसके गुण और दोष बाकी हैं, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।